हेलो फ्रेंड्स, बेसिक मैथमेटिक्स फॉर एलिमेंट्री फिजिक्स के लेक्चर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके हेल्प से आप फिजिक्स को अंडरस्टैंड करते हैं। ऑफ कोर्स मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है, तो इसी कारण से आप इसको लर्न करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि हमने लेक्चर नंबर 1 में सीक्वेंस को बताया था, डिस्कस किया था, तो अब बारी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम देखेंगे एंगल। देखिए, जो भी चल रहा है वह फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है। ठीक है, जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ उतना ही बताया जा रहा है जितना आपको फिजिक्स में यूज करना है। तो एक्चुअल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम इसके नहीं जाएंगे, सिर्फ हम ये देखें। तो जैसे सपोज कीजिए यह एक सर्कल है। इस सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में ऐसे कट कर दिया। ठीक है, और इसमें यह एक पार्ट जो था उसको ऐसे ले लिया। ठीक है, एक पार्ट को यहाँ से ऐसे ले लिया गया। अब इस पार्ट में जो पॉइंट ओ मतलब सेंटर ऑफ द सर्कल पर यह जो एक क्वाड्रेंट, ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट कहलाया सर्कल का। क्वाड्रेंट 1, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसा कि आप जानते भी हैं। ठीक है, सो यहाँ पर यह एक क्वाड्रेंट लिया गया, सपोज फर्स्ट क्वाड्रेंट। यह फर्स्ट क्वाड्रेंट जो एंगल सबटेंड कर रहा था सेंटर पर, ये एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, दिस वन इज एंगल। इसको वन राइट एंगल कहा गया, वन राइट एंगल। ऐसे ही एंगल मेजरमेंट का नोमेनक्लेचर स्टार्ट हुआ। यानी कि आप यूँ कह सकते हैं कि इनिशियली हमारे मैथमेटिशियंस के पास एक सिर्फ राइट एंगल था मेजरमेंट में। अब कोई भी एंगल मेजर करना है तो इसी फ्रेम के हेल्प से मेजर किया जाता था। जैसे मान लीजिए अब इस लाइन को हम एक्सटेंड भी कर दें तो इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ ए। इस लाइन को एक्सटेंड कर दें तो इस एंगल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओ बी। तो अब जैसे सपोज कीजिए इस एंगल को मेजर करना है, यह एक एंगल। ठीक है, यह सपोज कीजिए इस पॉइंट का नाम हम रख दिए पी क्यू आर। इस एंगल को मेजर करना है, ये एंगल। ठीक है, तो इस फ्रेम को ला करके ओ को पॉइंट क्यू पर कॉन्साइड कराया गया, इस वर्टेक्स को, और ओ ए लाइन को क्यूपी पर कॉन्साइड कराया गया। तो इस तरह का सपोज कीजिए इस तरह का फिगर बनेगा। यानी कि यह हो जाएगा ओ कॉन्साइड कर गया क्यू पर, ठीक है, और ए कॉन्साइड कर गया, ओ ए कॉन्साइड कर गया क्यूपी पर, और उसी तरह से ये यहाँ पर हो गया ओ बी। ठीक है, अब आई एस्टिमेशन से अगर देखा गया, अगर आप इसको आई एस्टिमेशन कीजिए तो ये लग रहा है ना, जो इस टोटल एंगल का ये ऑलमोस्ट हाफ होगा। एज ए रिजल्ट इसको हाफ राइट एंगल कहा गया, हाफ राइट एंगल। लेकिन इस मेजरमेंट में एक्यूरेसी नहीं है। एक्यूरेसी की अगर बात करें इस मेजरमेंट में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाफ राइट एंगल जो हम लिख रहे हैं वह आई एस्टिमेशन से, नो डाउट इसमें एरर होगा, बट ये एंगल हाफ राइट एंगल के आसपास का होगा। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं जो फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स इज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, हमेशा एक्यूरेसी की तरफ प्रोसीड करने का कोशिश किया जाता है, प्रयास किया जाता है, मोर एंड मोर एक्यूरेट मेजरमेंट की तरफ बढ़ा जाता है। एज ए रिजल्ट सिर्फ यह फ्रेम जो है वन राइट एंगल वाला फ्रेम,
एंगल मेजरमेंट के लिए सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, यानी कि अब सपोज कीजिए ये हाफ राइट एंगल आया, इससे अगर और छोटा एंगल होगा इसी फ्रेम से मेजर करेंगे। ठीक है, ऐसे ला करके इस पर रखेंगे, ओ ए यहाँ पर कौन साइड करेगा, बी यहाँ पर होगा, तो इस एंगल को कितना 1/3 ऑफ राइट एंगल कहेंगे, जो कि आई एस्टिमेशन से होगा। यहाँ पर आई एस्टिमेशन से इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, 1 2 3, और कह रहे हैं जो ये 1/3 राइट एंगल है। तो ये सारा का सारा जो मेजरमेंट है वह एररफुल है। ठीक है, केवल वन राइट एंगल एग्जैक्ट अगर इस फ्रेम से मेजर करना हो तो उसको करेक्टली मेजर किया जा सकता है, एग्जैक्टली मेजर किया जा सकता है। बट इस तरह से हाफ राइट एंगल, 1/3 राइट एंगल, इसको मेजर करना इस फ्रेम से मुश्किल था। ठीक है, एज ए रिजल्ट क्या किया गया, इसको 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, इस वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, ओ ए और ओ बी, इसको 90 इक्वल पार्ट में ऐसे ऐसे करके 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें से एक पार्ट को, मतलब एक इंटरवल को 1 डिग्री कहा गया, 1 डिग्री। ठीक है, दिस डिनोट्स डिग्री। तो इस तरह से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं कि वन राइट एंगल में इस तरह का कितना इंटरवल बनाया गया, 90 इंटरवल बनाया गया। तो कंक्लूड किया गया, जो इसका मतलब ये है, जो 90 वन राइट एंगल 90 डिग्री कंटेन करेगा, यानी कि इसी तरह से डिग्री सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ। देयर आर 3 सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, वन इज डिग्री सिस्टम और सेक्साजेशनल सिस्टम, ग्रेड सिस्टम और सेंटेसिमल सिस्टम, एंड द थर्ड वन इज रेडियन सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ग्रेड सिस्टम का डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक्स्ट्रा लोड आपको देना नहीं चाह रहे हैं, वह आउटडेटेड यूनिट भी हो गया ग्रेड सिस्टम जो है। लेकिन हम डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम पर, क्योंकि रेडियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, तो इन दोनों को हम इम्फेसाइज जरूर करेंगे। तो यहाँ पर मेरा बताना पर्पस ये था। ठीक है, जो डिग्री कैसे डेवलप हुआ, 90 डिग्री इक्वल टू वन राइट एंगल हम क्यों कहते हैं, राइट एंगल क्या है। ठीक है, तो इसके तरफ हम आपका मुझे जो अटेंशन ड्रॉ करना था। ठीक है, इसीलिए मैं इस तरह से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया इसको। तो इस तरह से हम कंक्लूड करते हैं, जो इस वन राइट एंगल को आप कहेंगे, वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया और एक इंटरवल को 1 डिग्री कहा गया। दस वन राइट एंगल इक्वल्स 90 डिग्री। ठीक है, तो अब ऑलमोस्ट बहुत सारा जो एंगल था इस फ्रेम के हेल्प से अब इजीली मेजर किया जाने लगा। अब जैसे मान लीजिए यह कोई एंगल है। ठीक है, इस इस पॉइंट पर हम ओ को ला करके रखेंगे, ओ ए को इस पर कॉन्साइड करा देंगे, तो ये लाइन हो सकता है इस डिग्री वाला किसी न किसी लाइन पर कॉन्साइड कर जाए। अब ये डिग्री वाला किसी न किसी लाइन पर कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्टर से आप मेजर भी करते हैं, 9 10 में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो ज्योमेट्री में। तो इस तरह से यहाँ पर अब यह लाइन जो है, ये लाइन या किसी न किसी यह डिग्री वाले लाइन पर कॉन्साइड कर जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 20 डिग्री पर आकर के कॉन्साइड, मतलब 28 लाइन पर आकर के, ठीक है, यह कॉन्साइड कर गया, तो आप इसको क्या, इसका वैल्यू कितना लिख देंगे, 20 डिग्री लिख देंगे। मतलब क्या, जो इसमें 20 इंटरवल डिग्री का कंटेंट है, एक एक डिग्री का 20 इंटरवल कंटेंट है, तो ये 20 डिग्री हो गया। तो इस तरह से अब एंगल के मेजरमेंट का जो एक्यूरेसी था वह बढ़ गया। पहले जो वन राइट एंगल के हेल्प से मेजर किया जाता था उसमें आई एस्टिमेशन था, तो इस तरह से एक्यूरेसी बढ़ा। लेकिन यह भी फाइंड किया गया, जो इसके बीच में अगर सपोज कीजिए इस एंगल को हम मेजर कर रहे हैं और एग्जैक्टली 20th लाइन पर आकर के ये कॉन्साइड नहीं किया, 20 और 21 के बीच में ये फॉल कर गया, ऐसे फॉल कर गया 20 और 21 के बीच में, तो अब तो ये 20 डिग्री से ग्रेटर 21 डिग्री से स्मॉलर हुआ। तो अब हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पर यह आई एस्टिमेशन कर दिया जाए, तो अच्छा ठीक है ये इसके बीच में है, तो हम इस एंगल को कह देंगे 20 एंड हाफ डिग्री, लेकिन एक्यूरेसी तो अभी भी नहीं होगा। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर भी एरर आएगा। और एक्यूरेसी में जाने के लिए क्या किया गया, तो यह 1 डिग्री का जो एंगल था इसको फर्दर 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। मतलब ये एंगल ऑफ 1 डिग्री है, सपोज कीजिए दिस वन इज एंगल ऑफ 1 डिग्री, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, यानी कि 1 राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, इसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, और एक स्मॉल इंटरवल को कहा गया 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरह से 1 डिग्री में 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, ये डिग्री वाला मिनट। ग्रेड रहता तो ऐसे मिनट होता, बट ग्रेड का लिए ग्रेड को छोड़िए। ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए ये जो मिनट वाला इंटरवल है इसको 60 इक्वल पार्ट में फर्दर डिवाइड किया गया, और एक स्मॉलर इंटरवल को 1 सेकेंड बोला गया, 1 सेकेंड बोला गया। तो इस तरह से यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड हुआ। यानी कि अब इसके हेल्प से छोटा एंगल को भी मेजर करता है। ठीक है, अब उससे ज़्यादा छोटा एंगल होगा, मतलब छोटा डिफरेंस आएगा, एरर होगा, तो उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, वह एक्सेप्टेबल एरर होगा। ठीक है, उस मेजरमेंट में जो एरर होगा उतना छोटा, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से यह डिग्री सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल जनरेट हुआ, डिग्री सिस्टम। ठीक है, डिग्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट। इसीलिए अगर मान लीजिए कोई स्ट्रेट लाइन है, जैसे यह सर्कल है, ठीक है, इसका ये 2 टुकड़ा अगर ले लिए, तो ये 1 राइट एंगल, ये 1 राइट एंगल, 2 राइट एंगल हुआ। 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, फिर 1 राइट एंगल में 90 डिग्री, इसलिए ये एंगल 180 डिग्री ऐसे। ठीक है, तो इसी तरह से एंगल को मेजर किया गया, डिग्री सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट डेवलप हुआ। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा, 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री याद रहता ही है आपको। ठीक है, 1 डिग्री इक्वल टू 6 इक्वल टू 60। तो अब हम लोग देखेंगे रेडियन सिस्टम और सर्कुलर। इसको यह एसआई सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट, रेडियन सिस्टम इसको बोलेंगे। यही एसआई सिस्टम है एंगल मेजरमेंट। इसको बोल दीजिए एसआई यूनिट, रेडियन। ठीक है, तो ये सर्कुलर सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट क्या है, इसको जरा सा देखिए। एक सर्कल लिया गया, मान लीजिए आर रेडियस का। ठीक, आर रेडियस का एक सर्कल लिया गया, सपोज कीजिए वो एक लाइन है। अब आर रेडियस का मतलब आर लेंथ का एक थ्रेड मान लीजिए ले लिए, ऐसा आर आर लेंथ का एक थ्रेड ले लिए, और इस थ्रेड के एक एंड को ए पर रखिए, और इस थ्रेड को इस सर्कल के लॉन्ग कॉन्साइड कराते गए, दूसरा एंड सपोज कीजिए यहाँ पर आया, तो इस आर्क लेंथ का वैल्यू कितना हुआ, इस आर्क लेंथ का वैल्यू हुआ आर। ठीक है, तो कहा गया क्या, तो किसी भी सर्कल के सेंटर पर उस सर्कल के रेडियस के इक्वल लेंथ का आर्क जो एंगल सबटेंड करेगा, जो एंगल फॉर्म करेगा, उसी को 1 रेडियन बोलेंगे। जैसे डिग्री को या स्मॉल
सर्कल से 0 से डिनोट करते हैं, उसी तरह से रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। तो इस एंगल को क्या कहा गया? 1 रेडियन कहा गया। एंगल रेडियन का डिफिनीशन क्या दिया गया? एंगल सबटेंडेड by an arc of a circle whose length is equal to the length of the radius of the circle, comma, at its center is called 1 radian and is denoted by 1 radian. ठीक, एंगल ऑफ 1 रेडियन जो होगा दैट विल बी कांस्टेंट एंगल, चाहे सर्कल का रेडियस कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों ना हो। तो एंगल ऑफ 1 रेडियन हम यहाँ पर मैथमेटिकल प्रूफ जैसे मैथमेटिक्स में दिया जाता है उस तरह से नहीं, डायरेक्ट आपको ज्योमेट्रिकली दिखा देंगे। एंगल ऑफ 1 रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। तो ये कैसे आप यहाँ पर देखेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्रॉ कीजिए, ऐसे देख लीजिए, इसका प्रूफ मैथमेटिक्स में मिल जाएगा। और जो लोग मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं उनके लिए प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल मेरे बात पर ही भरोसा कर लीजिए। जैसे यह ओ सेंटर है, ठीक है, इसका रेडियस R1, तो अगर ये एंगल 1 रेडियन का है तो इस आर्क लेंथ को आप मेजर करेंगे तो R1 आएगा। उसी तरह से इसका रेडियस R2, ठीक है, तो अगर इस आर्क लेंथ को आप मेजर करेंगे तो R2 मतलब इसका लेंथ R1 आएगा, इसका लेंथ R2 आएगा, ऐसे। ठीक है, इस तरह से R1 R2। इसी तरह से अगर सपोज कीजिए इसका लेंथ R3 है, तो ये अगर आर्क लेंथ मेजर करेंगे तो यह भी R3 आएगा। ये सारा का सारा आर्क जो है वह सेंटर पर 1 रेडियन का ही एंगल सबटेंड करेगा, क्योंकि डिफिनीशन ही 1 रेडियन का यही है। ठीक है, तो अगर ये छोटा वाला सर्कल लिए हैं, अगर ये छोटा वाला सर्कल का आर्क जो है वह सेंटर पर 1 रेडियन का एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका मतलब आर्क लेंथ 1 R1 के ही इक्वल होना चाहिए। ठीक है, डिफिनीशन से भी। उसी तरह से R2 R3, इसी तरह से एंगल ऑफ 1 रेडियन जो है वह कांस्टेंट एंगल। सर्कल कितना ही बड़ा हो, कितना ही छोटा हो, उसका रेडियस कुछ भी हो, 1 रेडियन के एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेशन ही आर्क लेंथ हम उस रेडियस के बराबर ही ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 1 रेडियन के एंगल को डिफाइन किया गया। कहा गया क्या, जो एंगल सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड by an arc at the center of a circle is proportional to its length।
ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। दैट इज थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल। जैसे मान लीजिए यह एक सर्कल है, तो इसका यह सेंटर है, इसका ये रेडियस आर है, ठीक है। ऑब्वियसली ये ये रेडियन होगा, लेकिन अगर इस सर्कल की हम ये एंगल ले लें, सपोज कीजिए ये एंगल कितना है, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये आर्क लेंथ एल है सपोज कीजिए, ठीक है। इसको फ्रेश फिगर दूसरा फिर से मैं बना रहा हूँ। जैसे सपोज कीजिए यह एक सर्कल है, इसका रेडियस आर है, ये सेंटर है ओ। अगर आर लेंथ का ही आर्क लेंथ हम लें, इसका वैल्यू आर हो जाए, तो यह कितना एंगल यहाँ सबटेंड करेगा, 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है। वहीं पर अगर हम ये एंगल लें, ये एंगल, तो ये एंगल थीटा होगा, ये कौन सबटेंड कर रहा होगा, इसके सेंटर को आर्क एल सबटेंड कर रहा, तो यहाँ पर लेंथ बढ़ गया, आर्क लेंथ बढ़ गया, यहाँ पर एल इज ग्रेटर देन आर है, देखिए। तो एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क लेंथ एट द सेंटर ओ भी इंक्रीज कर गया, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल। आर्क लेंथ जितना ही ग्रेटर होगा उतना ही बड़ा एंगल ये सबटेंड करेगा सेंटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू के इंटू एल, हम ये मान सकते हैं, वेयर के इज कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। वेयर वेयर के इज कांस्टेंट, ठीक है। सो अगर थीटा के जगह पर 1 रेडियन ले, थीटा के जगह पर 1 रेडियन अगर लें, तो यहाँ पर यह के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तो सेम रहेगा ना, और इनटू ये क्या हो जाएगा, आर, के इंटू आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा के लिए आर्क लेंथ एल है और 1 रेडियन के लिए आर्क लेंथ आर है, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए, फ्रॉम फ्रॉम 1 डिवाइडेड बाई 2, क्या पाएंगे आप, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू के एल अपॉन के आर। तो यहाँ के कैंसल इज इक्वल टू एल बाई आर, ठीक है। तो इससे आप क्या फाइंड किए, जो थीटा अपॉन 1 रेडियन इज इक्वल टू एल बाई आर, मतलब यहाँ से आ गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। होता क्या है, तो फास्ट रिप्रेजेंटेशन के केस में जब आप काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं, जब आप फास्टली रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो यूजुअली लोग क्या करता है, ये सी मतलब रेडियन वाला टर्म जो है नहीं दिखाता है, हटा देता है, सीधा लिखता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इक्वल टू एल बाई आर। लेकिन ये थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन है इनफैक्ट, ऑफकोर्स ये डायमेंशन लेस है, यानी कि यहाँ पर मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, लेंथ भी मीटर में, आर भी मीटर में, रेडियस भी मीटर में, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, बट ये यूनिटलेस नहीं है, यूनिट इसका दिया गया रेडियन, तो इसीलिए यह थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन, एल अपॉन आर रेडियन, ऐसा। भले ही हम लिखे नहीं, बट हमें ये बात ध्यान में होना चाहिए, जो एल बाई आर जो है वो रेडियन में होता है, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, देखिए ना रेडियन में आया ना, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर लिखिए, तो यहीं से यह प्रोड्यूस हुआ थीटा इक्वल टू एल बाई आर। बाद बाकी मैथमेटिक्स में आप देख सकते हैं इसका प्रूफ, ठीक है, डिटेल दिया हुआ होता है, कहीं कहीं ऐसे ही लिखा हुआ होता है जैसे मैं आपको दिखाया, बट ये इजी मेथड है, इजीली आप इसको देख सकते हैं, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होता है, ठीक। तो इससे अब यहाँ पर कंक्लूड कीजिए, जैसे मान लीजिए हाफ सर्कल, ये हाफ सर्कल, इसका रेडियस
ये सेंटर है ओ ए बी, ठीक है। ये ऐसे घूम करके एंगल बनाए, ये रेडियस आर है, जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है। पाई का डिफिनीशन ही इसी से आया, ठीक है। जो ये लेंथ एल, ठीक है, लेंथ एल और आर, मतलब ये जो एंगल बन रहा है ना, इस एंगल को कहा गया था रेडियन। मतलब पाई इक्वल टू क्या होता है, एल बाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा ना। एल इक्वल टू पाई आर, मतलब सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, ठीक है, यानी कि सरकमफ्रेंस जो होता है सेमी सर्कल का, वह किसके इक्वल होता है, पाई आर के इक्वल होता है। पूरा कंप्लीट सर्कल का कितना होता है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं जो ये एंगल जो फॉर्म हो रहा है ना रेडियन में, इसको पाई रेडियन कहा गया। तो पाई रेडियन, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर थीटा, जैसे इस एंगल को थीटा से डिनोट कर दीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू एल का वैल्यू कितना, तो पाई आर और डिवाइडेड बाई आर। तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा, पाई आएगा। मतलब थीटा इक्वल टू पाई रेडियन। सीधे पाई लोग लिख दिया करते हैं, बस पाई रेडियन। पाई रेडियन का मतलब वही 22/7 रेडियन, यानी कि ये आ जाएगा कितना, 3.14 रेडियन अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, ठीक है। तो इनफैक्ट पाई का डिफिनीशन आया ही है यहीं से था। जो पाई का डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज पाई, then pi is the ratio of the circumference of semicircle and its radius, यानी कि ये था डिफिनीशन पाई का, पाई इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल डिवाइडेड बाई इट्स रेडियस, जो आएगा वो पाई आएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें, यह प्लेन एंगल का डिफिनीशन हुआ इनफैक्ट, ठीक है। ये सब जो हम एंगल देख रहे हैं वो प्लेन एंगल, यानी कि इसको आप डिटेल कर दीजिए, प्लेन एंगल बोल दीजिए, क्योंकि यह एक प्लेन में फॉर्म हो रहा है। क्योंकि फिजिक्स में और आगे चल करके आपको सॉलिड एंगल भी देखना होगा, जो कि 3 डायमेंशन का केस होगा, यानी कि वहाँ पर सरफेस वो एंगल फॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर प्लेन एंगल इज द रिजल्ट ऑफ कर्व और लाइन। प्लेन एंगल कौन फॉर्म करेगा, तो प्लेन कर्व फॉर्म करेगा, वो कर्व जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, वह लाइन जो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। वह प्लेन एंगल फॉर्म माने करेगा किसी भी पॉइंट पर, इसीलिए इसको प्लेन एंगल कहते हैं। इसको आप देखे एंगल का, जब हम डिफिनीशन देखे थे, तो उसमें ये डिग्री में अगर इस एंगल को मेजर करें तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, टू राइट एंगल। इसका मतलब ये हो गया, जो पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 180 डिग्री। मतलब इसी को लोग कह देते हैं कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ऐसे। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे हो जाएगा ना। 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, ऐसे यूनिटरी मेथड लगाए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, सो 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 रेडियन। रेडियन लोग यूजुअली लिखते नहीं, ठीक है। तो जैसे 90 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों साइड 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला आपको याद है। ऐसे फॉर्मल रिलेशन जो इसका होता है, वो फॉर्मल रिलेशन तो यहाँ पर जैसे 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन हुआ, यानी कि ये याद रखिएगा तो कन्वर्जन अपने आप होने लगेगा। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, या 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ऐसे याद रखेंगे तो कन्वर्जन अपने आप होने लगेगा, आपका फिजिक्स में काम चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 90 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा पाई बाई 180 और इन 90, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा, यानी कि 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई, ठीक है। 5 डिग्री
इज इक्वल टू पाई बाई 4, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 6, लाइक दिस, ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 3, आप ये सब खुद कन्वर्ट कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं तो आप इससे, इस रिलेशन से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इस रिलेशन से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसी से आया हुआ एक्चुअली रिलेशन। ठीक है, तो d बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू c बाई पाई, मतलब यहाँ पर ये रिलेशन है डायरेक्ट। तो d इज डिग्री और c इज रेडियन, मतलब d जो है डिग्री में एंगल है, और इस रिलेशन से आप डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में इजीली जा सकते हैं। c जो है वह रेडियन है। ये रिलेशन आया कैसे? तो ये रिलेशन बहुत ही सिंपल वे में आ गया। जैसे देखिए 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, जो अभी अभी देखे आप। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन, और डी डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डी रेडियन, बट रेडियन में इस एंगल को मेजर किया गया तो सी के इक्वल आया है, तो इसीलिए इसको लिख दिया गया। बट सी इक्वल टू, मतलब इसको सेम एंगल को, एक ही एंगल को डिग्री में मेजर किए तो डी आया, और रेडियन में मेजर किए इसको तो सी आया। तो यहाँ पर ये रेडियन में कन्वर्ट किए जब डी को, तो कितना आया, पाई बाई 180 इंटू डी, जो कि सी के इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको पाई बाई 180 और इंटू डी लिखेंगे तो ये आ जाएगा। मतलब अब यहाँ पर अरेंज कर दिए, सी बाई पाई इज इक्वल टू डी बाई 180 डिग्री, ये आ गया रिलेशन। देखिए इस रिलेशन को लाना भी कोई डिफिकल्ट है नहीं। ठीक है, आप खुद से भी इसको डिराइव कर सकते हैं, ला सकते हैं, मतलब ये कन्वर्जन का मेथड है। तो यहाँ पर अब इस रिलेशन का आप कैसे यूज करेंगे? तो इस रिलेशन का यूज करने के लिए, ठीक है ना, आप जैसे 30 डिग्री इज इक्वल टू वाट रेडियन, तो यहाँ पर d बाई 180 डिग्री इक्वल टू c बाई पाई है, तो इसमें रख दीजिए इसका वैल्यू 30 डिग्री बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू c अपॉन पाई। तो ये 6 टाइम में कैंसिल हो गया, तो c इक्वल टू कितना आ गया, पाई बाई 6 आ गया, मतलब 30 डिग्री, इसीलिए 30 डिग्री इक्विवेलेंट हो गया किसके, पाई बाई 6 रेडियन के, या फिर 30 डिग्री इक्वल हो गया किसके, पाई बाई। इस तरह से इस रिलेशन का आपको यूज करना है। ठीक है, पाई बाई 2 रेडियन, पाई बाई 2 रेडियन इक्वल टू हाउ मच डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पर सी के जगह पर पाई बाई 2 पुट कर दीजिए, डी बाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 2 अपॉन पाई। तो पाई से पाई कैंसल, 2 से 90, तो डी इक्वल टू 90। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एंगल मेजरमेंट के लिए। तो इस एंगल मेजरमेंट में आपने क्या लर्न किया? तो एंगल मेजरमेंट में आपने लर्न किया रेडियन का डिफिनीशन। ठीक है, पूछा नहीं जाएगा रेडियन का डिफिनीशन, बस आपको पता होना चाहिए। थीटा इक्वल टू, मतलब जो यहाँ पर मैं एक समराइज कर दूं इसको, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर रेडियन। अगर एल आर्क लेंथ है, रेडियस आर है, ये एंगल थीटा है, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर होगा।
ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी यूज होगा। ठीक है, ये रिलेशन तो आप जानते ही हैं, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, राइट एंगल क्या है ये भी आप जान चुके हैं। ठीक है, यही इफ एल इज इक्वल टू आर देन थीटा इक्वल टू 1 रेडियन यहाँ से आ जाएगा अपने आप, ये रेडियन में है। ठीक है, तो एक रिलेशन आपको यहाँ पर ये याद रखना है, और दूसरा पाई 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। रेडियन का सिंबल यहाँ पर देते नहीं है। ठीक है, ये वाला ये कैपिटल पाई है, तो इसको कैपिटल पाई को ऐसे नहीं, स्मॉल पाई से इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं पाई। यानी कि या तो आप ऐसे लिख सकते हैं d अपॉन 180 डिग्री इज इक्वल टू c अपॉन पाई, रिलेशन आप कन्वर्जन के लिए। तो यहाँ से दो इम्पोर्टेंट चीज आपके लिए आउट हुआ, निकल करके आया, जिसको कि आपको याद रखना है, जिसका कि आपको यूज करना है। हमेशा फिजिक्स में ये रिलेशन यूज होगा दोनों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए अगर इसको, तो ये हमेशा आपको याद ही रहेगा, कोई डिफिकल्ट है नहीं। दो दो पैरामीटर, दो चीज आपको याद रखना है, और वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो ये था आपका एंगल मेजरमेंट का स्टोरी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। जब ये एंगल मेजरमेंट का हो गया, ठीक है, इतना ही कन्वर्जन का आपको इसमें जरूरत होगा, मिनट सेकंड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कम से कम फिजिक्स में। ठीक है, अगर मिनट सेकंड में कोई प्रॉब्लम में अगर कहीं दिख रहा है, कंपटीशन के प्रॉब्लम में तो मिनट सेकंड में नहीं आपको दिखेगा, लेकिन अगर कहीं कोई प्रॉब्लम में मिनट सेकंड दिख रहा है, तो इसका मतलब समझिए जो सिर्फ आपसे कैलकुलेशन कराने का वहाँ पर टेंडेंसी है, जो आप कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो कैलकुलेट करो, बस, और कुछ नहीं। अदरवाइज आप जानते हैं इसका कॉन्सेप्ट आगे आपको, तो फिजिक्स में कम से कम मिनट सेकेंड नहीं आएगा, इतना ही डिग्री और रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए एंगल फॉर्मेशन का जो उसके बाद इसमें और रिसर्च, वन राइट एंगल पर ही लोग नहीं रहा, जैसा कि आप देखते आगे भी इसमें हमारे मैथमेटिशियन जो है स्टोरी को कैरी किए, रिसर्च आगे बढ़ा। इनफैक्ट एंगल को डिफाइन ऐसे किया गया कि जैसे सपोज कीजिए ओ ए अगर कोई फिक्स लाइन है, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लाइन ओपी, एक रिवॉल्विंग लाइन ओपी जो रिवॉल्व कर सकता है, वो इस पर कॉन्साइड कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जीरो एंगल बन रहा है, जीरो एंगल का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, जब ये इधर की ओर टर्न करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपी, ओपी अब उठ करके यहाँ आ जाएगा ऐसे घूम करके, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा पी प्राइम पर आ जाएगा ओपी। ठीक है, पी को यहाँ पर दिखाए, सब कुछ कीजिए, पी इज दिस वन, ए इज दिस वन, तो पी जब पी प्राइम पर आ गया, यह एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म किया, इसी एंगल को थीटा से डिनोट किया गया। ठीक है, यहाँ पर इस एंगल को पॉजिटिव एंगल कहा जाता है। जैसे नंबर लाइन पर आप देखते हैं ना, ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 -1 -2, यानी कि रियल नंबर के केस में जीरो से राइट साइड के नंबर को पॉजिटिव लेते हैं, और जीरो से लेफ्ट साइड के नंबर को निगेटिव लेते हैं। उसी तरह से एंगल मेजरमेंट के भी साइन का कन्वेंशन क्या है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर्ड एंगल पॉजिटिव लिया जाता है, वहीं पर अगर ये ओपी रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम करके एंगल बनाया होता, मतलब यहाँ आ गया होता, पी डबल प्राइम पर आ गया होता, ऐसे घूम करके टर्न करके ये एंगल बनाया होता, मान लीजिए इतना ही बड़ा एंगल बनाया होता, तो ये थीटा न कहला करके माइनस थीटा कहलाएगा। यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल मेजरमेंट होगा रेफरेंस लाइन ओ ए के रिस्पेक्ट में, मतलब ये एक्स एक्सिस को हमेशा रेफरेंस लाइन लिया जाता है। ठीक है, तो इस रेफरेंस लाइन के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर्ड एंगल होगा वो निगेटिव होगा, माइनस थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मेजर्ड एंगल होगा वो थीटा पॉजिटिव एंगल होगा। यानी कि एंगल मेजरमेंट का जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो निगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, इस तरह से
जैसा कि नंबर सिस्टम में होता है। तो इस तरह से अब यहाँ पर दो एंगल के बारे में आपने जाना, पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की तरफ प्रोसीड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, जैसे सपोज कीजिए यह एक राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी, सपोज कीजिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी ए सी, मतलब ये एंगल अगर हम कंसीडर करें, थीटा से मान लीजिए डिनोट कर दिए, तो ए बी इसका बेस कहलाएगा। ठीक है, जो लार्जेस्ट साइड है मतलब 90 डिग्री के सामने का जो एंगल है वो हाइपोटेनस कहलाएगा, यानी कि ए बी इज द बेस फॉर द एंगल थीटा। ए सी क्या है, तो ए सी हाइपोटेनस है, लार्जेस्ट साइड इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, हाइपोटेनस है ये। ठीक है, वहीं पर ये जो रिमेनिंग साइड है बी सी, इस बी सी को परपेंडिकुलर और थीटा, मतलब थीटा के लिए इसको परपेंडिकुलर कहेंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल में पैरामीटर्स दिया जाता है। वहीं पर अगर एंगल ए सी बी, मतलब अगर ये सपोज कीजिए अल्फा एंगल हम कंसीडर कर लें ए सी बी, तो अब इसके लिए बेस मतलब वह दो साइड, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जिस पर एंगल बन रहा होगा और दूसरा साइड जो बना रहा होगा, मतलब ए बी बन रहा है, ए सी बना रहा है, ए सी हाइपोटेनस हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा क्योंकि वो लार्जेस्ट साइड है, तो जो दूसरा बचा वो बेस है। तो उसी तरह से अगर एंगल अल्फा की बात करें तो फिर 90 डिग्री के सामने का साइड ए सी तो हाइपोटेनस ही रहा, तो दूसरा साइड जो बचा वो बेस है, मतलब अल्फा एंगल के लिए बी सी बेस हो जाएगा। ठीक है, बी सी बेस और अल्फा। ठीक है, और ठीक उसी तरह से ए बी परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा फॉर अल्फा, अल्फा के लिए ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ए सी तो हमेशा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो लिव इट, फिर आगे जरूरत पड़ेगा इसका, अभी अल्फा को हम हटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस राइट एंगल ट्रायंगल में दो दो साइड्स को लेकर रेशियो बनाया गया पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए। जैसे सपोज कीजिए थीटा के लिए इसके दो दो साइड्स को लेकर, तो टोटल नंबर ऑफ रेशियोज जो फॉर्म होगा वह कितना होगा, 6 होगा। इस 6 रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कहा गया, इसको स्पेशल सिंबल से डिनोट किया गया। जैसे कहा गया क्या, जो परपेंडिकुलर थीटा एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए बीसी परपेंडिकुलर है, अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो लें थीटा एंगल के लिए, तो जैसे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस ले लें तो उसको साइन ऑफ थीटा, मतलब थीटा का साइन से डिनोट करेंगे, साइन ऑफ थीटा। ठीक है, मतलब यह सिंबल है मैथमेटिकल सिंबल जो साइन ऑफ थीटा। तो साइन लिखने का मतलब ये हुआ जो कोई राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें थीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, तो इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, मतलब ये बनाया गया। ठीक है, उसी तरह से जब बेस मतलब इसका रेसिप्रोकल यानी कि हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा तो कहा गया इसको, इसका रेसिप्रोकल कहेंगे कॉसेक थीटा, कहेंगे कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी। ऑब्वियसली इसका ये रेसिप्रोकल है, तो जैसे ए का रेसिप्रोकल 1/a होता है, तो यहाँ पर क्या है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा है, तो अपने आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला एगो बन जाता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। क्लास 9th में आप इसको याद करते हैं।
ठीक है। देखिए ऑब्वियस सी बात है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा हो गया। तो अगर आप डिफिनीशन जानते हैं, आप उसके कॉज को जानते हैं, तो आपको ये याद नहीं करना पड़ेगा, आप खुद इसको समझ जाएंगे। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू P/H आया, तो इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या, से कहा गया जो बेस थीटा एंगल के लिए और हाइपोटेनस का रेशियो लेंगे, तो उसको कॉस से डिनोट करेंगे। ठीक है, यानी कि कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये पी हो गया, ये बी हो गया, और ये एच हो गया फॉर थीटा। केवल थीटा का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस बाई बेस। ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल होगा, मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। इसको आप क्लास 9 में याद किए होंगे, याद करने की जरूरत नहीं है, वो सामने है आपके, वो डायरेक्ट आप इसको देख सकते हैं। उसी तरह से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर टेन थीटा आप लिखते हैं। टेन थीटा मतलब थीटा एंगल के लिए अगर परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ले लें, तो उसको टेन से डिनोट किया गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू P/P। तो उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल जो है कॉट थीटा से डिनोट किया गया है उसको, और ये कॉस थीटा इक्वल टू B/P हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर्म हुआ किसी एंगल थीटा के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कहिएगा सिर्फ ट्रायंगल राइट एंगल ही नहीं होता है, बहुत सारा टाइप का ट्रायंगल होता है। ठीक है ना, होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतना ही 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से सारे टाइप के ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं। वो मैथमेटिक्स का कमाल है। ठीक है, यानी कि नहीं है राइट एंगल तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसके लिए लिखा जाता है साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत ही वाइड फील्ड है, बहुत ही मतलब वाइड एरिया है इसका ट्रिग्नोमेट्री का। तो हम उतना डिटेल में जाना नहीं चाहते, या फिर जाना नहीं है मुझे। ठीक है, वो तो मैथमेटिक्स का काम है, हम उतना ही करना चाह रहे हैं जिससे आपका मतलब प्रॉपर थॉट क्रिएट हो सके, आप वेरिएशन को समझ सकें, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के वेरिएशन को समझ सकें। ठीक है, फिजिक्स को आप समझ सकें। बस हम इतना ही मैथमेटिक्स करना चाहते हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का डिस्कशन हुआ। अब कुछ स्टैंडर्ड एंगल, इस स्टैंडर्ड एंगल के लिए इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जैसे थीटा को अगर फिक्स कर दें, तो ये रेशियो का वैल्यू जो होगा वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि क्या होगा, जिस अगर मान लीजिए ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा डिफाइन किया गया, बेस में हम लेकर के चलते हैं यही साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, ये बेस में लेकर के चलते हैं, और इसका रेसिप्रोकल 3 है। तो इसमें भी सबसे ज्यादा टाइम चूज करने का कोशिश करते हैं साइन थीटा को या कॉस थीटा को। अगर साइन थीटा कॉस थीटा चूज करना पड़े तो उसमें पहले साइन थीटा को ही चूज करते हैं, प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि साइन थीटा का बहुत सारा रीजन है। सबसे पहली बार जो आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो देखते हैं शुरू से इनिशियल क्लास से, वो साइन थीटा ही देखते हैं। दूसरी बात, इसका डिफरेंशिएशन वगैरह भी पॉजिटिव ही होता है, तो ज़्यादातर डिफरेंशियल कैलकुलस यूज होता है इंटीग्रेशन में। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन नहीं आता है, वही रीजन है हम लोग इंटीग्रेशन कैलकुलस का वो पार्ट है देखेंगे। लेकिन ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में अगर चूज करने की बारी आती है, तो सबसे पहले हम साइन थीटा को चूज करते हैं। ये हमारा एक तरह से समझ लीजिए टेंडेंसी हो जाता है, या कॉस थीटा को चूज। लेकिन इस दोनों में से भी डिसाइड करना हो तो साइन थीटा पहले हम ले लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे थे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सपोज कीजिए, इसमें ये एंगल थीटा है। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, ये थीटा एंगल के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेनस। ठीक है ना, अगर हम इतना ही बड़ा ट्रायंगल लें, अब ये
P प्राइम हो जाएगा इसका परपेंडिकुलर और B प्राइम हो जाएगा इसका बेस, मतलब ये हो जाएगा कितना, B प्राइम C प्राइम। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी प्राइम सी प्राइम में भी ये एंगल कितना रहेगा, थीटा ही रहेगा, और ए बी सी में भी ये एंगल थीटा ही रहेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर ट्रायंगल का जो मतलब साइज है वो छोटा हो जाने से एंगल में कोई चेंजिंग नहीं आया, साइड का लेंथ केवल वेरी कर गया। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जब हम इसका साइड का रेशियो, ये एच प्राइम हो जाएगा, ये साइड्स का रेशियो अगर हम फाइंड करेंगे तो वो पहले ही जितना आएगा। यानी कि ये एंगल थीटा है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी भी आप लगा सकते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। जो साइज चेंज करने से P बाई एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P प्राइम बाई एच प्राइम रहेगा। मतलब साइन थीटा के वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी गिवन एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू फिक्स होता है। ठीक है। इस प्रॉपर्टी के कारण कुछ स्टैंडर्ड एंगल है, स्टैंडर्ड एंगल कहने का मतलब क्या है, तो उसका जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है वो सिंपल आता है। तो ऐसे स्टैंडर्ड एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज याद रखते हैं। याद कैसे रखते हैं, तो उसका एक सिंपल डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को देखते हुए आसानी से वो याद रखा जाता है। जैसे मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लें, आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, टी रेशियोज फॉर 45 डिग्री, टी रेशियोज, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज फॉर 45 डिग्री। तो अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लें, इसमें ये साइड लेंथ इक्वल है, सपोज कीजिए आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये 90 डिग्री का एंगल है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा, जो ये √2a हो जाएगा हाइपोटेनस, और ये एंगल 45 डिग्री होगा और ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, दोनों में कोई ले लेंगे बात बराबर ही आएगा। तो चलिए हम ए बी सी यहाँ पर यही एंगल ले लेते हैं, एंगल BAC ले लेते हैं। ठीक है ना, एंगल BAC कंसीडर करते हैं। इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आप फाइंड करेंगे तो लिखेंगे साइन 45 डिग्री, तो यह कितना आ जाएगा, A/√2a, यही आएगा ना। तो A और A कैंसिल हो जाएगा, मतलब साइन 45 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, 1/√2। ठीक है ना। फास्ट वर्क के लिए अगर इसी राइट एंगल आइसोसेल्स ट्रायंगल हम कंसीडर हमें करना है, तो अगर A के बदले इस दोनों साइड को 1 मान ले तो ये √2 हो जाएगा। इससे जनरलिटी का कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये तो आप देख रहे हैं कैंसिल ही हो जा रहा है। तो आप 2 लेंगे तो ये 2√2 आएगा, मतलब A कैंसिल हो जा रहा है। तो अब आपको A कैंसिल करने का भी टेंशन नहीं रहेगा। इस ट्रायंगल से आप लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल साइन 45 डिग्री इक्वल टू 1/√2 कॉस 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2, मतलब साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री का वैल्यू इक्वल होता है, देख लीजिए। यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा 45 डिग्री पर इक्वल हो जाता है। ठीक है। उसी तरह से tan 45 डिग्री की अगर हम बात करें तो tan 45 डिग्री 1/1, यानी कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो हम 45 डिग्री का वैल्यू याद रखने से बेहतर है जो अगर इस ट्रायंगल को याद रखें, इस ट्रायंगल को याद रखें तो हमें एक सेंस भी मिलेगा और याद भी नहीं रखना पड़ेगा 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। एक साइंटिफिक मेथड से, एक मैथमेटिकल मेथड से हम इसको याद रखें, इसको समझ करके याद रखें, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। हम टेबल जो यूजुअली टेबल जो दिया हुआ होता है, या फिर आप जानते हैं जो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लिए डिग्री के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए, उसको याद रखें। हम उसके फेवर में नहीं होते, क्योंकि वो कोई मतलब क्या, जो वो साइंटिफिक थिंकिंग नहीं देता, वो ट्रिक है। ठीक है, और ट्रिक बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं साथ देता है साइंस, तो इसलिए हम उसके फेवर में नहीं होते, हम उसको डिस्करेज करते हैं। ठीक है तो है, कर सकते हैं, उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है, बट हम उसको डिस्करेज करते हैं, हम इसको एनकरेज करते हैं। मतलब इस मेथड से आप इसको समझिए, इस मेथड को आप याद करिए। तो इस तरह से साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 आया, टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 आया, और इसका रेसिप्रोकल जैसे कोसेक 45 डिग्री
तो 2/1 हो जाएगा, ठीक है, मतलब √2/1 हो जाएगा। तो cosec 45 डिग्री का वैल्यू कितना, तो अब फटाफट आप लिख सकते हैं, तेजी में लिख सकते हैं, cosec 45 डिग्री इक्वल टू √2। उसी तरह से sec 45 डिग्री इज इक्वल टू √2। उसी तरह से cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। आप लिख सकते हैं। यहाँ इस ये ट्रायंगल अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू आप बिना किसी मेमोरी का, बिना किसी याददाश्त का आप लिख सकते हैं, बिना मेमोराइज किए हुए, without mug up, you can write all these trigonometrical ratios if you have this picture in your mind. ठीक है, तो इसी तरह से सेम मेथड से हम 30 डिग्री, और अब कहेगा ये तो हम पहले से कर रखे हैं, तो ठीक है ना, वो सीक्वेंस में हम स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको बोल्ड कर रहे हैं, आपको रिकैप्चुलेट भी करा दे रहे हैं, बोल्ड भी कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात क्या, जो जब इसका बेनिफिट आपको दिखेगा, जब हम लोग 0 डिग्री 90 डिग्री पर आएंगे, वहाँ से हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वेरिएशन दिखेगा। ये बहुत बड़ी बात होगी अपने आप में। जब कोई क्लास 10th से 11th में आता है बच्चा, ठीक है, स्टूडेंट जब 9th 10th से 11th में आता है, वहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा का वेरिएशन दिखे, तो फिर फिजिक्स आसान हो जाता है ना। इसीलिए तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपको आता है फिर भी आप ध्यान से देखिए लेक्चर को, ठीक है, आपको बहुत चीज़ यहाँ पर टेक्निकल दिखेगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली। हाँ, ये है जो आप किसी भी लेक्चर को मिस करके लेक्चर 1 को छोड़ के लेक्चर 2 मत देखिएगा। ये मत सोचिएगा लेक्चर 1 तो हमको आ रहा है फिर भी देख लीजिए ना लेक्चर 1। लेक्चर 2 छोड़ करके लेक्चर 3 मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि फिर मज़ा नहीं आएगा वो जो आना चाहिए। इसीलिए आप हर लेक्चर के बाद, मतलब ये हाईली कनेक्टेड, लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3, अगर कोई चाहेगा 2-3 लेक्चर बीच का स्किप करके अगला हम लेक्चर देखें, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं देने वाला होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो है, दैट विल बी trigonometrical ratios, T ratios for 30 degree and 60 degree. T ratios for 30 degree and 60 degree. अब ये सी बात है, जो एक आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, तो उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंड एवरी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। अगर आप इक्विलैटरल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में ईच एंड एवरी एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, यह भी 60 डिग्री, सारे साइड लेंथ इक्वल होंगे। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको 2a मान लेते हैं। कहिएगा a क्यों नहीं मानते, तो a भी मानेंगे, कोई जनरलिटी का लॉस नहीं है, लेकिन 2a मानने से बेनिफिट ये होगा, तो यहाँ पर एक साइड को हम बाइसेक्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें 2a का हाफ कितना मिलेगा, a। अगर a लेते तो a/2 लिखना पड़ता, जो कि थोड़ा सा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लेंदी दिखता। तो इसीलिए हम साइड लेंथ 2a कंसीडर किए, ठीक है, ताकि हम सपोज कीजिए यह इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी है, हम सी से, ठीक है ना, पॉइंट सी से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, मतलब ए डी, मतलब सॉरी सी डी इज द परपेंडिकुलर टू ए बी। तो इस तरह से अब ए डी टू कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, और यह भी ए आ जाएगा। तो ये बेनिफिट है, अगर ए लिए होते, ए बी को अगर ए लिए होते तो ए डी a/2 लिखना होता, और फिर हमें थोड़ा ज़्यादा, मतलब लेंदी रिप्रेजेंटेशन करना होता है, a/2 स्क्वायर वगैरह करेंगे तो a/4 आएगा, फिर ऐड करेंगे तो, लेकिन कोई जनरलिटी का लॉस नहीं होगा उससे। अगर 2a के बदले आप a लिख सकते हैं, अगर a ले लिए तो ए बी का लेंथ अगर a ले लिए तो ए डी कितना होगा, a/2। आप खुद से इसको करके सॉल्व करके देख सकते हैं, आपको मेरिट ड्रॉबैक दिख जाएगा कंसिडरेशन का, ठीक है। एज ए रिजल्ट कोई भी बात जब हम बोलते हैं और हम उसको स्किप करके आगे निकल जाते हैं बोल करके, तो उसको आप खुद से ड्राइव करके देखिए, उसको खुद से सॉल्व करके देखिए, तब आपको आइडिया लगेगा, तभी जा करके आपको आइडिया लगेगा। आप दूसरे को सिर्फ तैरते हुए
देखकर तैरना नहीं सीख सकते जब तक कि आप खुद वाटर में जंप नहीं करेंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ओके, सो इस तरह से अब यहाँ पर यह राइट एंगल ट्रायंगल ADC फॉर्म हुआ, जरा देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ADC, जिसमें ये एंगल 60 डिग्री रहा और ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। ये तो 2A ही है और ये A है। पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट कीजिए, यह कितना आ जाएगा, √3A आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। So this will implying CD square is equal to AC square minus AD square. So this will be equal to 2A whole square minus A square is equal to 3A square. So therefore CD equal to √3A. So this will imply CD equal to √3A. इस तरह से, ठीक है। So for 60 degree, for 60 डिग्री AD क्या कहलाएगा, AD बेस होगा, ठीक है। उसी तरह से DC क्या कहलाएगा, DC परपेंडिकुलर होगा और AC तो हाइपोटेनस है ही। तो यहाँ पर sin 60 की अगर हम बात करें तो sin 60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है ना, तो परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है DC √3A अपॉन 2A। ए कैंसल हो गया, तो sin 60 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया, sin 60 डिग्री इक्वल टू आ गया √3/2। अब जानते हैं पहले से भी, ठीक है। एज ए रिजल्ट यहाँ हम देख रहे हैं ए और ए कैंसल हो जा रहा है। तो अगर हम इस ट्रायंगल में इसको 2 और इसको 1 मान लें, ए के बदले ए हटा दें, ठीक है, ए को यूनिटी ले लें, तो ये एंगल 60 डिग्री हुआ, ये एंगल 30 डिग्री हुआ और ये √3 हो गया। अब 60 डिग्री और 30 डिग्री के लिए यानी कि 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, यहाँ से आप बिना किसी मेमोरी के, बिना किसी याद किए हुए किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू आप लिख सकते हैं। 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इस ट्रायंगल से, साइन 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ये हो गया 60 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। 30 डिग्री के लिए ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। तो इस तरह से आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं, फास्टली आप लिख सकते हैं। कहीं कोई, हम समझते हैं जो टेबल आप फॉर्म करेंगे उससे पहले हो जाएगा इससे, और इंट्यूटिव ज़्यादा मतलब कन्विंसिंग वे में होगा। उसी तरह से cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस कितना है, तो बेस है AD का वैल्यू A है और H का वैल्यू 2A है। सो A कैंसल हो गया, तो cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 1/2। यहाँ से डायरेक्ट ये 1 और 2 डायरेक्ट दिख जाता है, ये कैंसल करने की भी जरूरत नहीं। और उसी तरह से tan 60 डिग्री फर्दर, tan 60 डिग्री इक्वल टू P/B, मतलब √3A/A, मतलब √3 आ जाएगा। फिर इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। उसी तरह से sin 30 अगर लिखें तो परपेंडिकुलर अब ये बन गया, ये वाला परपेंडिकुलर 1/2, यानी कि सिमिलरली आप यहाँ पर लिख सकते हैं sin 30 डिग्री इक्वल टू 1/2, cos 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 etc। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इस फिगर से आप 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को बिना मेमोराइजेशन के लिख सकते हैं, ठीक है।
इसी तरह से जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होगा 37 डिग्री और 53 डिग्री, टी रेशियोज और 37 डिग्री एंड 53 डिग्री। देखिए दोनों कॉम्प्लीमेंट है, दोनों का सम कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब एक ही राइट एंगल ट्रायंगल का ये स्टोरी होगा। जो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप देखते हैं क्लास 8 में, ठीक है, और सबसे यूनिक क्योंकि वो कंटिन्यूअस भी है, वो क्या है 3 4 5। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए 3 4 5, ठीक है। तो इसमें इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 53 डिग्री बनेगा और एक तो 90 डिग्री है ही, एक एंगल 53 डिग्री बनेगा और दूसरा एंगल 37 डिग्री बनेगा। कौन एंगल 53 डिग्री बनेगा? तो जो लार्जर साइड के सामने का एंगल है, 4 के सामने का जो एंगल है, ठीक है, ये एंगल BAC वो 53 डिग्री होगा। और जो स्मॉल साइड के सामने का एंगल है, 3 के सामने का एंगल है, ठीक है, वह क्या होगा 37। बस हो गया। अब यहाँ पर आप इस ट्रायंगल से आप 12 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे साइन 53 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/5, क्योंकि 53 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगा और बेस ये साइड होगा, जबकि 37 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर ये साइड होगा, बेस ये साइड होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर साइन 53 डिग्री इक्वल टू 4/5 हो गया, कॉस 53 डिग्री इक्वल टू 3/5 हो गया, और टेन 53 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल वहीं पर साइन 37 डिग्री की अगर हम बात करें तो साइन 37 डिग्री में ये हो जाएगा AB/AC, AB का वैल्यू 3/5। उसी तरह से कॉस 37 डिग्री की अगर हम बात करें तो कॉस 37 डिग्री कितना हो जाएगा, तो कॉस 37 डिग्री हो जाएगा 4/5। टेन 37 डिग्री कितना हो जाएगा, तो टेन 37 डिग्री हो जाएगा 3/4 ETC। तो ऐसे आप 37 डिग्री एंड 53 डिग्री के लिए आप लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ठीक है। इसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री के लिए, ठीक है। तो ओके, इस लेक्चर में आज इतना ही रहने दीजिए। अब हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे 0 डिग्री एंड 90 डिग्री का वेरिएशन, क्योंकि उस वेरिएशन के साथ साथ हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा का ग्राफ भी देख लेंगे, टेन थीटा का ग्राफ भी देख लेंगे। तो इसीलिए हम यहीं पर इस लेक्चर को रोक देते हैं, ठीक है। हम लोग लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे वेरिएशन इन 0 डिग्री, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर 0 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड द वेरिएशन ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा एंड टेन थीटा। तो वह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो लेक्चर नंबर 5 बहुत ही इस वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, गुड लक एंड गुड बाय।